Question number 21. Consider n equals to n1 into n2 identical cells, each of EMF E and internal resistance R. Suppose n1 cells are joined in series to form a line and n2 such lines are connected in parallel. The combination drives a current in an external resistance R. जो सेटअप हमें दिया हुआ है उसमें ये बोला गया है कि ये जो आइडेंटिकल सेल्स हैं हर एक का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R ऐसे N1 सेल्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और इस तरह की टोटल N2 ब्रांचेस हमारे पास जुड़ी हुई हैं। हर एक ब्रांच में N1 सेल्स हैं और टोटल N2 ब्रांचेस हैं और उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को हमने किसी एक्सटर्नल रजिस्टर R से कनेक्ट कर दिया और वहाँ पर कोई करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं I। तो देखिए सर्किट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जब बैटरीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं तो सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट आता है ये आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट जो ब्रांच हमें दे रखी है इसमें सभी सेल्स जो हैं ये EMF E के हैं और N1 सेल्स कनेक्टेड हैं इसलिए इक्विवेलेंट आ जाएगा N1E। और इस कॉम्बिनेशन का जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। N1 सेल्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो R इक्विवेलेंट जो इस ब्रांच का आ जाएगा वो आ जाएगा N1 इंटू R। तो हम बोल सकते हैं कि इस एक ब्रांच में जो हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है उसका EMF हो जाएगा N1E एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा N1R। पैरेलल कनेक्शन में जो EMF इक्विवेलेंट रहता है बैटरीज़ का वो होता है E1/R1 प्लस E2/R2 ओवर 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ जो पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है हमें इसमें सेम सेल्स जो हैं वो N2 ब्रांचेस में कनेक्टेड हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट आ जाएगा N2 इंटू N1E ओवर N1R ओवर N2 टाइम्स 1/N1R। तो जो इक्विवेलेंट EMF आ जाएगा पैरेलल ब्रांचेस में वो आ जाएगा N1E और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रिलेशन रहता है वो आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और टोटल ये N2 ब्रांचेस में कनेक्टेड हैं तो R इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास N1R ओवर N2 एंड इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया हुआ है। तो सर्किट में हम सॉल्व करने पर ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका EMF इक्विवेलेंट है N1E, R इक्विवेलेंट है N1R/N2 और इसको हमने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया हुआ है जिस वजह से यहाँ करंट I फ्लो कर रहा है। अब इस गिवन सर्किट में हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा और जो करंट फ्लो कर जाएगा सर्किट में जो कि हमसे A पार्ट में पूछा भी गया है कि फाइंड द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो वो आ जाएगा N1E ओवर R प्लस N1R/N2। तो देखिए यहाँ से जो करंट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा N1N2E ओवर N2R प्लस N1R। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है एज्यूमिंग दैट N1 एंड N2 कैन बी कंटिन्यूसली वेरिड फाइंड द रिलेशन बिटवीन N1 N2 R एंड R फॉर विच द करंट इन R इज़ मैक्सिमम। इस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। हमने देखा है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो है N1N2E ओवर N2R प्लस N1R।
अब देखिए N1 N2 का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ईएमएफ हर एक सेल का कांस्टेंट है, करंट को मैक्सिमाइज़ करना है हमने। तो करंट को मैक्सिमाइज़ करना है तो ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है जब ये मिनिमम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है लेट इट बी वाई, जो कि N2R प्लस N1R होगा। हमें इस y की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए इसको सॉल्व करना है तो ऐसा लिखा जा सकता है N2R रूट में माइनस N1R रूट में इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट N1 N2R, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वापस से यही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ऐसा लिखने से हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि ये दो टर्म्स हैं जिनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो y के मिनिमा के लिए इस टर्म को ज़ीरो करना है हमने, तो हम लिख सकते हैं कि N2R रूट में माइनस रूट में N1R मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो N2R मस्ट बी इक्वल टू N1R। यही कंडीशन हो जाएगी जिस पे करंट जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 22, a battery of EMF 100 volt and a resistor of resistance 10 kilo ohm are joined in series. This system is used as a source to supply current to an external resistance R. If R is not greater than 100 ohm, the current through it is constant up to 2 significant digits. Find its value. This is the basic principle of constant current source. यहाँ जो हमें सेटअप गिवन है इसमें एक बैटरी है जिसका EMF 100 वोल्ट एंड इसके साथ हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ एक रेजिस्टेंस जो कि 10 किलो ओम का है। इस कॉम्बिनेशन के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है जिसकी वैल्यू को हम बहुत स्मॉल रखेंगे। ये जो R है इसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल रखने पर हम ये देखेंगे कि इस एक्सटर्नल में से फ़्लो होने वाला जो करंट है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। देखिए सर्किट में जब दो रजिस्टर लगे हुए हैं तो ये दोनों सीरीज़ में रहेंगे, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R प्लस R, और जो करंट हमें मिलेगा वो हो जाएगा E ओवर R प्लस R। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर R से डिवाइड किया जाए तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा E बाई आर ओवर R बाई आर प्लस 1। और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R जो है कैपिटल R ये स्मॉल r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो ये वाली जो टर्म है इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा E बाई आर ओवर, इस टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, प्लस 1। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि जो करंट है वो E बाई आर है जो कि इस कैपिटल R से इंडिपेंडेंट हो जाएगा जब R की वैल्यू स्मॉल r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। और ये करंट जो फ्लो कर रहा है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आ जाएगी 100 ओवर 10 किलो ओम। तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी करंट की वो आ जाएगी 10 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 इन फिगर इज़ 2.4 एम्पियर, व्हाट विल द एमीटर्स A2 एंड A3 रीड? नेगलेक्ट द रेजिस्टेंसेज ऑफ द एमीटर्स। तो आइडियल एमीटर्स हैं, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सर्किट में 20 ओम एंड 30 ओम ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं, और मान लेते हैं कि इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1 एंड I2। हम ये जानते हैं कि जब दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। तो उसका यूज़ करते हुए बोला जा सकता है कि 20 इंटू I1 जो इसके अक्रॉस ड्रॉप है, सेम ड्रॉप यहाँ 30 ओम के अक्रॉस आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 30 इंटू I2। अब क्वेश्चन में I1 जो है इसकी वैल्यू गिवन है 2.4 एम्पियर।
तो I2 हमारे पास आ जाएगा 20/30 इंटू 2.4 एम्पियर, जो कि हो जाएगा 1.6 एम्पियर। तो ये 1.6 एम्पियर जो है ये 30 ओम रेजिस्टेंस में से फ़्लो कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि A2 जो एमीटर है इसकी रीडिंग हो जाएगी 1.6 एम्पियर। दूसरा, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ जो करंट I3 है ये I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। तो I3 की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी 4 एम्पियर, और यही I3 जो करंट है ये इस A3 एमीटर में से भी फ़्लो कर रहा है, तो A3 की रीडिंग आ जाएगी 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 24, द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट शोन इन फिगर इज़ 30 ओम, नेग्लेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट्स थ्रू द एमीटर एज रियोस्टेट इज़ वेरीड। जो रियोस्टेट होता है इसका रेजिस्टेंस 30 ओम गिवन है। रियोस्टेट क्या होता है कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम 0 से इस गिवन सिचुएशन में 30 ओम तक वेरी कर सकते हैं। इस पॉइंटर को स्लाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में अलग अलग वैल्यू लेगा, और इन जनरल अगर हम इस सर्किट को ड्रॉ करें तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। 5.5 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस, और इसके साथ हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RH कनेक्ट कर दिया, और हमसे इस एमीटर की रीडिंग पूछी गई है, या ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में करंट पूछा गया है। ये 10 ओम एंड 20 ओम जो रेजिस्टेंसेस हैं ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से बता पाएंगे कि ये इक्विवेलेंट आ जाएगा 20/3। इसके साथ ये RH जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ये होगा 20/3 प्लस RH। हम बोल सकते हैं कि जो करंट फ्लो करेगा वो आ जाएगा EMF ओवर 20/3 प्लस RH। अब जैसे जैसे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करेंगे वैसे वैसे सर्किट में करंट चेंज होगा। रियोस्टेट की मिनिमम वैल्यू है 0, वहाँ पर करंट आ जाएगा मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम करंट आ जाएगा हमारे पास 11/2 ओवर 20/3। रियोस्टेट की वैल्यू या रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 33/40 एम्पियर, या फिर मैक्सिमम करंट को हम बोल सकते हैं 0.83 एम्पियर। और करंट की वैल्यू मिनिमम तब हो जाएगी जब रियोस्टेट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम 30 है, तो करंट की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी 11/2 ओवर 20/3 प्लस 30। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 11/2 ओवर 110/3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3/20। तो मिनिमम करंट जो इस एमीटर में से फ़्लो करेगा वो हो जाएगा 0.15 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25, 3 bulbs each having a resistance of 180 ohm are connected in parallel to an ideal battery of EMF 60 volt. Find the current delivered by the battery when A पार्ट में बोला गया है कि all the bulbs are switched on। तो इस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। हमें 3 बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड गिवन हैं एक बैटरी से जिसका EMF 60 वोल्ट है। और बल्ब्स जो हैं इनको मान लेते हैं कि स्विच S1, S2, S3 का यूज़ करते हुए हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में ये दिया हुआ है कि ऑल द बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन,
तो फर्स्ट कंडीशन में तीनों के तीनों स्विचेस जो हैं ये ऑन पोजीशन में हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 3 रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं 60 वोल्ट की बैटरी के साथ, और हर एक रेजिस्टेंस जो है ये 180 ओम का है, जिस वजह से यहाँ से करंट फ्लो करेगा, लेट अस सपोज I1, I2 एंड I3, और सर्किट में टोटल करंट आ जाएगा I। जब तीनों बल्ब्स कनेक्टेड हैं, हर एक का रेजिस्टेंस सेम है, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो I1, I2 और I3 तीनों की जो वैल्यू हो जाएगी 60/180 यानी कि 1/3 एम्पियर। तो जैसा कि बोला गया है कि तीनों बल्ब जो हैं ये स्विच्ड ऑन हैं, तो जो टोटल करंट सर्किट में मिलेगा वो आ जाएगा I1 + I2 + I3 विच इज़ 1 एम्पियर। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि 2 ऑफ द बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन। तो जब 2 बल्ब स्विच ऑन किए गए होंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बचेगा। हमने स्विच S3 को सपोज ओपन कर दिया है, S1 और S2 को क्लोज़ किया है, तो ये 2 रजिस्टर पैरेलल में बचेंगे। तो जो करंट इस सर्किट में फ़्लो होके जाएगा ये आ जाएगा 2 टाइम्स 60/180 विच इज़ 2/3 एम्पियर। और थर्ड पार्ट में बोला गया है कि सिर्फ एक ही बल्ब स्विच्ड ऑन है, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बचेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 60/180 विच इज़ 1/3 एम्पियर।